Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफी स्कोरिंग साबित हो सकती है। अब हम आज इसमें देखने वाले हैं भारत का इतिहास, वह इतिहास जो स्वर्णिम दौर कहा जाता है भारत का, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में कि प्रारंभ से लेकर और 1206 ईस्वी तक, जब तक कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, वहां तक का इतिहास हम धीरे धीरे जानने की शुरुआत करते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। पहले कुछ सामान्य सी जानकारियां जिनके बारे में बताया गया है कि भारत का प्राचीन इतिहास काफी गौरवशाली रहा। कब कब क्या क्या घटनाएं हुई, उनको थोड़ा सा हम तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्राचीन उत्खनन यानी कि खुदाई के बाद जो प्राप्त अवशेष हैं, पुरातात्विक अवशेष, उनके आधार पर भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है कि ये विश्वव्यापी इसका स्वरूप है। यानी कि आप अगर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो काल के भी जो खुदाई के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का व्यापार विदेशों से भी होता था, मिस्र से, मेसोपोटामिया, यूरोप से, क्योंकि कुछ अवशेष ऐसे मिले हैं जो बाद में उधर भी मिले हैं। यानी कि यहाँ का जो व्यापार था, यहाँ का संपर्क था, विदेशों से जुड़ा हुआ था, यानी विश्वव्यापी ये संस्कृति है। समुद्र पार प्रदेशों को कहा जाता था द्वीपांतर। शक्तिशाली जलयानों, इनमें यात्रा करके भारतीय ब्रह्म देश, ये प्राचीन समय के कुछ द्वीपों के और देशों के नाम है, जैसे कि ब्रह्म देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया तक पहुंचे हैं, और वहां भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव आपको दिखाई देता है। फिर भारत में आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण और महाभारत कालीन सभ्यता, और इनकी जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति का एक स्वर्णिम काल कहा गया। उत्तर वैदिक काल में जब हम आए, यानी कि वैदिक काल के बाद का जो काल है, इसमें हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। 16 महाजनपद जो हम पढ़ते हैं, आज उनको भी देखेंगे कौन कौन से जनपद हैं। और इसी काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिम बिहार, इनमें लोहे का व्यापक रूप से उपयोग शुरू हुआ। लोहे का उपयोग धातुओं के रूप में बाद में शुरू हुआ। लोहे से पहले तांबे का उपयोग शुरू हो गया था, तो बाद में अब यहाँ लोहे का व्यापक रूप से उपयोग दिखाई देता है। और जब लोहे का उपयोग आम जीवन में शुरू हुआ, तब एक अचानक से क्रांति आ गई। कैसे क्रांति आ गई? लोहे के बने हुए हल के प्रयोग के माध्यम से अब खेती थोड़ी आसानी हो गई। अब खेती में जब आसानी हो गई तो पैदावार बढ़ गई और लोगों ने स्थायी रूप से अब एक जगह बसना शुरू किया। पहले यायावर संस्कृति थी, जो पशुपालक थे, यानी कि खेती बाड़ी के लिए एक से दूसरी जगह जाते रहते थे पशुओं को चराने के लिए। जब खेती में थोड़ी सी नई तकनीक आई, और यह नई तकनीक केवल लोहे का ही प्रयोग होने से, लोहे के बने हलों का प्रयोग होने से, अब जमीन की जुताई करना आसान हो गया, कृषि उपकरण बनाना आसान हो गया, जिससे अब खेती बाड़ी करने में सहूलियत होने लगी और लोग अब ज्यादातर एक स्थान पर बसने लगे। इस लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। क्या क्या परिवर्तन कर दिया? जैसे कि इससे स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हुई, एक स्थान पर लोगों ने बसना शुरू किया। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सब के विकास ने प्राचीन जनजाति व्यवस्था को थोड़ा सा जर्जर बना दिया। पहले जनजातियों में लोग रहते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। अब जब कृषि आई, उसके बाद उद्योग धंधे स्थापित हुए, व्यापार और वाणिज्य आने लगा, तो अब वो जनजातीय व्यवस्था थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। अब ये जो छोटे छोटे जन या छोटे छोटे जो कबीले बने हुए थे, अब उनका स्थान ग्रहण कर लिया बड़े बड़े जनपदों ने। अब बड़े बड़े नगर बनने लगे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते ये जनपद महाजनपदों के रूप में बसने लगे। पहले छोटे शहर, और वही जब बड़े हो गए तो उनको कहा गया महाजनपद। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णतः अभाव था। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक जगह से ही कोई सार्वभौमिक सत्ता संचालित हो रही है, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बटा हुआ है। और यही काल जो उत्तर वैदिक काल था, यही महाजनपद काल कहलाया। अब महाजनपद काल में हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। इसका समय ये है 600 से 325 ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें उत्तर भारत में कई सारे विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई और इनको ही महाजनपद की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसको कहते हैं अंगुत्तर निकाय। इसके भी अनुसार ये इनकी बात बताई गई है कि 16 कुल महाजनपद थे। अब कई बार सवाल इतना ही पूछ लिया जाता है कि महाजनपदों का वर्णन कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय। इसमें कितने महाजनपद बताए गए हैं? तो महाजनपदों की संख्या है 16।
अब आइए जानते हैं कि 16 महाजनपद कौन-कौन से हैं और उनकी राजधानी। बहुत बार ये सवाल आता है, एक तरफ महाजनपद के नाम, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ और ये मैच द कॉलम में सवाल पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद की कौन-सी राजधानी रही। सबसे पहला महाजनपद उसका नाम है काशी और इसकी राजधानी थी वाराणसी। अब हम काशी, वाराणसी एक ही चीज़ को बोलते हैं, पर यहाँ महाजनपद का नाम है काशी और उसकी राजधानी का नाम है वाराणसी। दूसरा महाजनपद है कुरु और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तीसरा महाजनपद अंग, अंग देश की राजधानी है चंपा। चौथा महाजनपद है मगध और मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिवज्र। फिर है पांचवा वज्जी और इसकी राजधानी है विदेह और मिथिला। फिर है अगला मल्ल, इसकी राजधानी है कुशावती या कुशिनारा। अगला है महाजनपद चेदी और इसकी राजधानी है शक्तिमती या इसी को कहा गया है सोत्थिवती। अगला है आठवां वत्स और वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। फिर अगला महाजनपद है कौशल। अब इसकी राजधानी पहले अयोध्या, जो कि बुद्ध काल में दो भागों में, उत्तरी भाग की राजधानी कहलाई साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी कहलाई श्रावस्ती। ऐसे ही फिर पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी ये कहलाई अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी ये कहलाई कांपिल्य। फिर मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। इसके बाद अगला सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। फिर है अश्वक, इसकी राजधानी है पोतन या पाटली। और फिर है अवंती, अवंती में उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। फिर अगला है गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला और 16वां महाजनपद है कंबोज जिसकी राजधानी है राजपुर या हाटक। तो इस तरह से 16 महाजनपद और उन 16 महाजनपदों की राजधानियां पूछी जाती हैं बार-बार। अब इन महाजनपदों के बारे में कुछ अन्य जानकारी कि ये दो प्रकार के थे। एक राजतंत्र जहां राजा का ही शासन था और दूसरा गणतंत्र जहां जनता का भी शासन था। जनता ही अपने प्रतिनिधि एक तरह से उसमें अपॉइंट कर रही है, चुन रही है। अब कौन-कौन से राजतंत्र थे, कौन-कौन से गणतंत्र थे, इसमें गणतंत्र वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्राचीन भारत में जनतंत्र या गणतंत्र अस्तित्व में था। यहाँ के कौन-कौन से महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था या लोकतंत्रीय व्यवस्था थी, तो वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये उस समय के सबसे शक्तिशाली लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के राज्य थे। लेकिन इस दौर में गणतंत्र भी था। अब इस दौर में गणतंत्रात्मक व्यवस्था में कौन-कौन से राज्य थे, जैसे कि कपिलवस्तु, यहाँ के शाक्य गण जो है, ऐसे ही सुंसुमारगिरी, इसके कुछ भाग। फिर है अल्लकप, इसके बुली। ऐसे ही केसपुत, यहाँ का कालम। रामग्राम, इसके कोलिय। कुशीनारा, यहाँ के मल्ल। पावा, यहाँ का भी मल्ल। और पिपलिवन, इसके मौर्य। और वैशाली के लिच्छवी। मिथिला के विधेय। ये कुछ छोटे-छोटे ऐसे गण थे, यानी कि यहाँ जनता के द्वारा शासन हो रहा है। तो प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र अस्तित्व में था, इसलिए कहा जाता है भारत लोकतंत्र की जननी है। आज जो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाए हुए हैं, ये तो ब्रिटिश सिस्टम की है, जिसमें संसद भवन बना हुआ है, उसके 2 सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। ये व्यवस्था 1919 के बाद से अस्तित्व में आई भारत में, 1919 के अधिनियम के बाद से। लेकिन अगर भारत में लोकतंत्र, दुनिया में भी अगर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की जाए, तो सबसे पहले लोकतंत्र के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? हमारे ही देश में मिलते हैं और ये उनके कुछ उदाहरण हैं जो अभी हमने पढ़े। अब बात की जाए कि राजस्थान में क्या जनपद थे, तो हाँ, राजस्थान में भी इस समय कुछ जनपद थे। आइए उनके बारे में देखते हैं। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब के मालव, शिवी और अर्जुनायन, ऐसी कुछ जातियां जो अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, ये राजस्थान में आई। और अब यहां से राजस्थान में भी कुछ जनपदों की स्थापना हुई। आइए उन पर नजर डालते हैं। राजस्थान के जनपदों में पहला, जिसका नाम है जांगल प्रदेश। अब जांगल, जो कि वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बहुत बार सवाल पूछा है कि प्राचीन भारत का, प्राचीन राजस्थान का जांगल क्षेत्र वर्तमान का कौन सा एरिया है, तो वर्तमान का बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र, ये महाभारत कालीन जांगल देश कहलाता था। कहीं कहीं पर इसका नाम मिलता है कुरु जांगला, कहीं इसका नाम मिलता है माद्रे जांगला। तो जांगल प्रदेश बीकानेर जोधपुर के आसपास का। इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे इस समय आप कहते हैं नागौर। पहले इसको कहा जाता था अहिछत्रपुर। पूरा एरिया कहलाता है जांगल प्रदेश, राजधानी अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान नागौर है।
बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण कहलाते थे खुद को जांगलधर बादशाह। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि जांगल प्रदेश का जो बादशाह है वही कहलाया जांगलधर बादशाह। कई बार पूछा गया है कि जांगल प्रदेश प्राचीन राजस्थान में कौन सा क्षेत्र था, तो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र। अगला है मत्स्य, जो कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। खास तौर से बात की जाए तो अलवर के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसका विस्तार था चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक। आधुनिक समय में अलवर भरतपुर के कुछ भूभाग ये इसके अंतर्गत आते हैं और इसकी राजधानी थी, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। इस विराटनगर को ही बाद में बैराट के नाम से जाना गया। और जब बिंदुसार, उससे पहले मत्स्य जनपद की राजधानी का स्पष्ट अभाव मिलता है। महाभारत काल में कहा गया है कि शाहज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, और मत्स्य जो कि प्रारंभ में चेदी राज्य का और बाद में यह मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अब इसमें से जो सामान्य जानकारी पूछी जाती है वो इतनी पूछी जाती है कि महाजनपद कालीन या महाभारत कालीन मत्स्य क्षेत्र वर्तमान राजस्थान में कहाँ कौन सा है, तो जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र। कुछ इसमें अलवर भरतपुर के आसपास का भी क्षेत्र है, जिसको बाद में वैराट के नाम से भी जाना गया। अगला है शूरसेन, आधुनिक ब्रज क्षेत्र, मथुरा और उसके आसपास का क्षेत्र। ये शूरसेन नाम से जाना गया। इसकी राजधानी थी मथुरा और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को कहते थे सूरसेनोई। राजधानी को कहते थे मथुरा, जो बाद में मथुरा भी हम कहते हैं। और महाभारत के अनुसार इसमें यदु यानी कि यादव वंश का शासन था। राजस्थान के इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के काफी भाग इसमें शामिल है। अलवर जिले का पूर्वी भाग ये भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र कृष्ण, श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान जो हम कह रहे हैं, उनका भी संबंध इसी महाजनपद से है, शूरसेन। इसके बाद अगला महाजनपद, अगला क्षेत्र है शिवी। ये शिवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर और राजा सुशिन, जिसने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के साथ युद्ध किया और उनको पराजित किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान यहाँ वर्तमान पाकिस्तान का जो शोरकोट नामक स्थान है उससे की जाती है कि ये जो आज पाकिस्तान में शोरकोट है वही प्राचीन महाजनपद कालीन शिवी क्षेत्र था। और कालांतर में बाद में इसको दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित इस जनपद की राजधानी थी ये शिवी जनपद की। मेवाड़ के अनेक स्थानों से यहाँ शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो शिवी जनपद, चित्तौड़ और उसके आसपास का क्षेत्र। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिसमें शिवी जनपद का प्रसार बताया गया है कि पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इसका प्रसार था। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, फिर भी यहाँ सत्ता जो थी वो राज सत्ता कुल इन परिवारों के ही हाथ में थी और इन परिवारों के प्रतिनिधि ही यहाँ संथागार सभा इसके प्रमुखों के रूप में अपने शासन की व्यवस्था करते थे। इसके सदस्य अलग अलग निर्धारित विषयों पर अपनी बात रखते थे, अपने विचार प्रकट करते थे और इसको कहा जाता था अन्यू विरोध। अब जो बाद में जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान करवाया जाता था। तो एक तरह से ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी और मतदान में जो बहुरंगी शलाकाएं काम में ली जाती थी। इसके अलावा संथागार जनपदों में एक ये बड़ी संस्था थी। अब कई बार पूछा था संथागार क्या है, तो ये एक बड़ी संस्था है, जनपदों में बड़ी संस्था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा कुछ प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में इनमें कुछ गुटबाजी हुई, आपसी फूट हुई और इस कारण इन गणराज्यों का पतन प्रारंभ हुआ। फिर इसी दौर के जो राजतंत्र हैं उनमें विस्तारवादी नीति थी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और यही विस्तारवादी नीति इनके आपसी पतन के लिए भी जिम्मेदार बनी। अब जैसे कि इस दौरान के कुछ जो प्रमुख राजवंश हैं वो कौन कौन से थे प्राचीन भारत के, तो उन पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन भारत के जो प्रमुख राजवंश रहे उनमें है मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव और चालुक्य। अब शुरुआत सबसे पहले करते हैं मौर्य वंश। जो 16 महाजनपद थे उनमें एक मगध साम्राज्य भी था और मगध में एक वंश जो यहाँ उत्पन्न हुआ उसका कहा गया हर्यक वंश। और उसके बाद मगध ने लगभग समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अब देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना कब और कैसे हुई। इसकी स्थापना हुई ईसा पूर्व 326 ईस्वी के आसपास। मगध के सिंहासन पर नंद वंश का एक राजा जिसका नाम है घनानंद, ये सिंहासन रूढ़ था।
जो आपने घनानंद और चाणक्य वाली कहानी सुनी भी होगी कि घनानंद अपने नशे में, अपने घमंड में चूर था। चाणक्य उसके दरबार में आते हैं और बताते हैं कि भारत पर खतरा है सिकंदर के आक्रमण का। घनानंद को समझाते हैं कि हमें देश की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये उनको अपमानित करके भगा देते हैं। और वहीं से चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक इस वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा यानी अपनी चोटी में गांठ नहीं बांधूंगा। और उसके बाद से ही उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि फिर उन्होंने कि मौर्य वंश के लिए कोई, यानी कि इस जो वंश रखा गया, इसकी नींव रखी गई नंद वंश के पास, कि मौर्य वंश का जो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उनको अपने शिष्य के लिए उन्होंने चुना और फिर उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी। और घनानंद को हटा के फिर मौर्य वंश की, यानी कि इस गद्दी पर बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत मानी जाती है। तो इस दौर में जब यहाँ घनानंद सिंहासन रूढ़ था, तब यहाँ जो उत्तर पश्चिम भारत का बॉर्डर है, वहां से सिकंदर के आक्रमण का खतरा था। प्रजा भी परेशान थी राजा के अत्याचारों से। टैक्स बहुत ज्यादा लगा रखे थे, राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। और इसी परिस्थिति में मगध में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से जो संकट पैदा हो रहा है, उससे मगध की रक्षा कर सके। और इसी दौरान जल्दी ही भारत में ये जो नंद वंश है, ये समाप्त हुआ और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। आप पहले जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इनका समय जो रहा है, ये है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इनके गुरु थे चाणक्य। उनकी सहायता से ही इन्होंने अंतिम नंद शासक यानी कि घनानंद को पराजित किया। और 25 वर्ष की आयु इनकी जब थी, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का सिंहासन अपने नाम किया और ये इस सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो नीति है, विजय अभियान है, इनके बारे में जानते हैं कि इनके व्यापक विजय अभियान थे। सबसे पहले इन्होंने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत के जो छोटे छोटे शासक हैं, उन सबको एक किया जाए और एक करके एक विशाल साम्राज्य बनाया जाए। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने तत्कालीन जो यूनानी शासक थे सेल्यूकस निकेटर, इसको पराजित किया। और जब सेल्यूकस हार गया, फिर इनके बीच में संधि हुई। संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधी नदी के पश्चिम क्षेत्रों से दे दिया। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में नियुक्त किया। अब चंद्रगुप्त के पास एक विशाल साम्राज्य हो गया। साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र है, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर तक के भूभाग, यानी कि उत्तर भारत का लगभग समस्त भाग अब यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गया। और पहली बार कह सकते हैं कि अब एक अखिल भारतीय विशाल साम्राज्य बनाने की शुरुआत हुई है। तमिल में एक ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका नाम है अहनानूर और दूसरा है मुर्नानूर। इनसे विदित होता है, इनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। वृद्धावस्था के आसपास उन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि मैसूर में है वर्तमान में, यहाँ उपवास करके इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या ख्याल रखना है कि इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इनके गुरु थे चाणक्य। इन्होंने कई युद्ध लड़े। सबसे पहले उन्होंने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना पर जोर दिया। सेल्यूकस निकेटर के साथ इन्होंने संधि समझौते किए और उनको कुछ हाथी घोड़े वगैरह देके इन्होंने अफगानिस्तान तक के क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद अगले हैं इसमें मौर्य वंश में शासक बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र है और उसका ही उत्तराधिकारी था। यूनानी लेखक अमित्रोचिट कहते हैं और वायु पुराण में भी इसे भद्रसार, जैन ग्रंथों में कहा गया इसको सिंहसेन। बिंदुसार की बात हो रही है। इसने सुदूरवर्ती यानी कि दक्षिण के जो दूर वाले क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ाया। दिव्यावदान जो ग्रंथ है उसके अनुसार बताया गया कि इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए उन्होंने पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक था एंटियोकस प्रथम। इसने डायमेकस नामक एक व्यक्ति को भेजा राजदूत के रूप में, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था मेगस्थनीज और यहाँ बिंदुसार के दरबार में आया डायमेकस। प्लिनी ने बताया कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, इसने डायनिसियस नामक मिस्री राजदूत इस बिंदुसार के दरबार में भी भेजा था।
अच्छा, एक है डाइमेकस और दूसरा है डियनिसियस। एक भेजा है एंटियोकस ने और दूसरा भेजा है फिलाडेल्फस ने। बिंदुसार के बाद फिर मौर्य वंश में जो अगला और परम प्रतापी शासक के रूप में जाना गया वो है सम्राट अशोक। जैन अनुश्रुति इनके अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार नहीं चाहता था फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा इन अभिलेखों में उसका नाम मिलता है अशोक। इसके अलावा अभिलेखों में उनका अन्य नाम भी मिलता है, जैसे कि देवनामप्रिय या देवनामप्रिय दस्सी। ये उपाधियां भी अशोक से ही संबंधित हैं। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि देवनामप्रिय या देवनामप्रिय दस्सी उपाधि किस सम्राट को समर्पित है, तो ये है सम्राट अशोक। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। उससे उनकी पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का नाम है संघमित्रा और पुत्र का नाम है महेंद्र। तो अगर पूछा जाए सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्रियों का नाम, पुत्र है महेंद्र, पुत्री है संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में उनकी राजधानी या सॉरी उनकी रानी जिसका नाम है कारुवाकी, उनका भी उल्लेख मिलता है। और यही जब इनके राज्याभिषेक के 7 वर्ष हुए तब अशोक ने कश्मीर और खैतान जो है उसके आसपास के क्षेत्रों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसके समय में जो मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त यानी कि केवल तमिल वाले क्षेत्र को छोड़ के पूरा भारत और अफगानिस्तान तक का काफी बड़ा क्षेत्र अब मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया। जब इनके राज्याभिषेक का 8वां वर्ष था यानी कि 261 ईसा पूर्व, तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। और यहीं एक हाथी गुम्फा या हाथी गुफा नामक अभिलेख में ये जानकारी कुछ प्राप्त होती है। उसके आधार पर बताया गया है कि उस समय कलिंग पर नंदराज, ये एक शासक का नाम है जो शासन कर रहा था, और व्यापक नरसंहार देखकर अशोक खुद ही विचलित हो गए। उनको लगा कि ऐसी जीत भी किस काम की कि इतने सारे लोग मारे जाएं, और उसके बाद उन्होंने शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी। इसके बाद मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोशाली ये भी इसमें शामिल हो गई। श्रवण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये पूछा जाता है बौद्ध धर्म किसके कहने पर या किसके प्रभाव में, तो ये है निग्रोध और उपगुप्त, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसने भेरी घोष के स्थान पर अब धम्म घोष ग्रहण किया। यानी कि अब धम्म से यानी कि धर्म से ही सारी नीति चलेगी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व कल्हण व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा राजतरंगिणी। तो उसके अनुसार कहा गया है अशोक बौद्ध बनने से पहले भगवान शिव का उपासक था यानी शैव था। बाद में वह गुरु मोगालीपुत्र तिस इसके प्रभाव में आ गया और यहाँ बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय जो है उसके निवासियों को 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। और इन गुफाओं के नाम है सुदामा गुफा, चापार गुफा, विश्व झोंपड़ी और कर्ण गुफा। जब राज्याभिषेक का 10वां वर्ष आया तब अशोक बौद्ध गया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु की यात्रा पर गया और ये धर्म के प्रचार के लिए यात्रा थी यानी कि धम्म यात्रा। रोमनदेही अभिलेख इसमें पता चलता है कि उसने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। पहले दर ज्यादा थी उसको और कम कर दिया ताकि जनता चैन से रह सके। अशोक के ही शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के जो सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य हैं ये भी बताए गए हैं। राज्याभिषेक से ही संबंधित कुछ लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य भी कहा है। तो ये बातें हुई अशोक से संबंधित। अब अशोक के धम्म की बात करते हैं। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया कि आदमी को मोरली, एथिकली कौन कौन सी चीजों का पालन करना चाहिए, उसी को ही कहा गया धम्म। और अशोक के धम्म की परिभाषा का मतलब क्या है कि दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार धम्म का मतलब है पाप कर्म से निवृत्ति। कोई भी व्यक्ति जो पाप छोड़ दे, पाप से निवृत्त हो जाए, विश्व के कल्याण पर ध्यान दे, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि, इन सब को ध्यान दे, वही कहलाया धम्म। धम्म यानी साधु स्वभाव का होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, अच्छे आचरण करना, सुचिता यानी कि अच्छे आचरण, प्राणियों का वध ना करना, ये बताई गई है धर्म की परिभाषा। माता पिता या अन्य जो बड़े लोग हैं उनकी बातें मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरु के प्रति आदर रखना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों, इनके प्रति दानशीलता रखना, उचित व्यवहार करना,
यही कहलाया अशोक का धम्म। अब तीसरे अभिलेख में धम्म के बारे में क्या कहा गया है? धम्म में अल्प संग्रह यानी कि संग्रहण कम करना है और अल्प व्यय खर्चा भी कम करना है, कि बहुत ज्यादा संग्रहण नहीं करना है और बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है। भब्र शिलालेख इसके अनुसार बताया गया है कि अशोक ने जो बुद्ध के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ, इनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। जैसे आप सुनते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये यहीं से है। बुद्ध, धम्म और संघ, इसके प्रति इन्होंने बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उनके प्रति अपनी आस्था प्रकट की। फिर सांची जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से कुछ लघु स्तंभलेख प्राप्त हुए। अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र यहाँ के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले जितने भी भिक्षु या भिक्षुणी हैं उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, कि जो बौद्ध का संघ है, बौद्ध धर्म का, इसमें कोई फूट नहीं होनी चाहिए और अगर कोई फूट डालता है तो उसको यहाँ से बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में एक विज्ञप्ति जारी की गई और कहा गया कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं धम्म यात्राओं की, कि धम्म यानी धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ कहाँ कब कब यात्राएं की या अशोक के द्वारा भेजे गए यात्री कौन कौन है। तो अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें क्या होता था, राजा पशुओं का शिकार करता था, राजा मनोरंजन के लिए यात्राएं करता था। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। धम्म यात्रा यानी कि धर्म के प्रचार के लिए यात्राएं। अब इस यात्रा में ब्राह्मणों, श्रवणों, वृद्धों, इन सबको स्वर्ण दान किया जाता था। अशोक के ही काल में राज्य के जो कर्मचारी हैं या जो प्रादेशिक राज्यों के हैं या अधिकारी हैं और या युक्त के हैं, इनको 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था और इस धर्म प्रचार यात्रा को ही कहा गया है अनुसंधान, जिसको हम इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। यानी ये धर्म प्रचार यात्रा ही अनुसंधान कहलाई। फिर इसके बाद धम्म महामात्र, ये कौन होता था? ये भी एक अधिकारी है। तो जब अशोक के राज्याभिषेक का 14वां वर्ष आया तो अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका काम क्या था, जनता में धम्म यानी धर्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने के लिए, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, ऐसे ही कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना और उनके परिवार को आर्थिक सहायता देना, ये धम्म महामात्र के काम थे। अब अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अशोक ने कई अभिलेख लिखवाए। यह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, यानी अपनी भाषा क्या कहना चाह रहा है अभिलेखों पर वो लिखवाया। इसको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ईरान के राजा दारा, या जिसको कहा जाता है डेरियस प्रथम, उससे ही अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली और इनके अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जबकि जो पश्चिम उत्तर भारत से प्राप्त अभिलेख हैं, जैसे कि मनसेरा और शाहबाजगढ़ी, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक अभिलेख है, इस पर 7 लेख एक साथ लिखे गए हैं। दूसरा और तीसरा अभिलेख, इसमें यवन नरेश जिसका नाम है एंटियोकस, उसका उल्लेख है। और अशोक के ही अभिलेखों को पढ़ने के लिए पहली बार सफलता जिसने प्राप्त की, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स प्रिंसेप। कई बार यह सवाल भी पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार किसने पढ़ा, तो जिसने पढ़ा उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका में है, यहाँ के राजा तिस्त ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर इन्होंने अशोक को आमंत्रित भी किया। अशोक का पुत्र महेंद्र जो कि बोधि वृक्ष, बिहार बोधि वृक्ष गया, यहाँ का एक भाग लेकर वहां पहुंचा और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है कि यहीं से श्रीलंका में लोगों ने बौद्ध बनना शुरू किया। 40 वर्ष अशोक का शासन रहा और उसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तो ये था मौर्य साम्राज्य में अशोक की भूमिका। अब मौर्य प्रशासन में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति वो रह गई। जैसे मौर्य काल में पहली बार भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। केंद्र में राजा होता था और राजा ने राज्य के 7 अंग बनाए। कौन कौन से? जैसे कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। राजा द्वारा ही मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति होती थी, उनके कैरेक्टर को, चरित्र को भली भांति जांचने के बाद। इस क्रिया को कहा जाता था उपधा परीक्षण। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य होते थे, उसमें शामिल रहते थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त था परिषा मंत्रण है,
जो मंत्री परिषद था। फिर केंद्रीय प्रशासन, जो चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है और यही कहलाते थे तीर्थ। तीर्थ के अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्र। सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेना और युवराज। समाहर्ता जो कि कलेक्शन करता था राजस्व का, तो जो राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वार्षिक बजट तैयार करना, ये समाहर्ता का काम था। सन्निधाता जो कि कोषाध्यक्ष कहलाता था, तो राज्य के अलग अलग जो कोष गृह हैं, अन्नागार हैं, उनको बनवाना। अर्थशास्त्र में कुल 26 विभागों के अध्यक्षों का उल्लेख है, जैसे कि कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि विभाग दिखता था, पण्याध्यक्ष व्यापार, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई दिखता था, लूनाध्यक्ष बूचड़खाना दिखता था, विविताध्यक्ष चारागार दिखता था, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, ऐसे ही आर्टविक जो वन विभाग का प्रमुख था। ऐसे ही युक्त और उपयुक्त महामात्य होते थे जो कि अध्यक्षों के नियंत्रण में काम करते थे, यानी कि उससे निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। ऐसे ही प्रांतीय प्रशासन था। मगध के कुछ अंतर्गत 5 प्रांतों को उल्लेख मिलता है। एक है उत्तरापथ यानी कि तक्षशिला, अवंती राष्ट्र यानी कि उज्जैनी, कलिंग यानी तोशाली, फिर दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और फिर मध्य देश यानी पाटलिपुत्र। और इन प्रांतों का शासन अशोक ने अपने राजकुमारों को सौंपा। उनको कुमार या आर्यपुत्र नाम से उपाधियां दी गई। प्रांत फिर आगे, जैसे कि आज राज्य आगे जिलों में विभक्त होता है, ऐसे प्रांत विषयों में विभक्त थे और विषयों के होते थे विषयपति, और प्रत्येक विषय या जिले का प्रशासनिक अधिकारी कहलाता था स्थानिक, और ये स्थानिक समाहर्ता के अधीन रहता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया ये पूछा जाता है तो कौन होता था? गोप। गोप जो कि 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक एक अधिकारी भी होता था जो कि स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारी इन सब के कार्यों की जांच करता था। इसके बाद बचता है नगर प्रशासन, जिसमें मेगास्थनीज वर्णन करता है कि नगर प्रशासन जो कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था और ये मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था। जैसे कि पहली समिति जो कि उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करना, तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखना, फिर चौथी समिति जो कि व्यापार वाणिज्य को देखती थी, 5वीं समिति वस्तुओं के क्रय विक्रय को देखती थी, 6ठी समिति मूल्य का 10वां हिस्सा बिक्री कर के रूप में वसूल करती थी। तो ये हुआ मौर्य प्रशासन। अब इसमें मौर्यों की सैन्य व्यवस्था और है, ये हम देखेंगे अब अगली क्लास में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.